आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल डेफिनेशन ओवर अ सिंपल क्लोज रीजन जी इन आर क्यूब में, और ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे वैल्यूएट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, किसी बॉक्स के लिए भी, अगर जी बॉक्स हो उसके लिए भी, और अगर जी बॉक्स के अलावा किसी और तरह का रीजन हो उसके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिपल इंटीग्रल डिफाइन करने लगे हैं हम। जी अगर एक क्लोज सॉलिड रीजन इन आर क्यूब हो, किस तरह का रीजन हो, ये आपके सामने कुछ शेप है, क्लोज्ड हो। क्लोज्ड का मतलब ये है कि इसको आप एक बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। क्लोज सॉलिड रीजन हो, जी को इनक्लोज किया जा सकता हो एक बॉक्स के अंदर। अगर बॉक्स में इनक्लोज ना किया जा सकता हो रीजन जी को, तो फिर हम उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल को अगर हमारा रीजन जी जो है वो एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज हो सकता हो। कैसा बॉक्स? ऐसा बॉक्स जिसके जो एजेस हैं, जिसकी जो साइड्स हैं, वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हों। याद रहे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस है, नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, बैक साइड पे वाई जी प्लेन है, लेफ्ट साइड पे एक्स जी प्लेन है। ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इसके ये जो फेसेस हैं, ये फेसेस क्या हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। अगर कोई रीजन जी जो कि आर क्यूब में हो और उसे एक बॉक्स में एनक्लोज किया जा सके, तो उसके लिए हम ट्रिपल इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते हैं देखने लगे हैं। एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन जी। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो रीजन जी है इसको डिवाइड कर देंगे एन सब बॉक्सेस में, और वो जो सब बॉक्सेस आप बनाएंगे पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यानी आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स लें, वो प्लेन्स इस रीजन को कट करें, इस रीजन को कट करें तो इस रीजन के ऊपर छोटे छोटे से बॉक्सेस बन जाएंगे। जैसे कि ये एक बॉक्स है, टोटल कितने बॉक्सेस बनाएंगे आप इस तरह के? आप इस तरह के n बॉक्सेस बनाएंगे। इनमें से एक बॉक्स ले लिया हमने, ये एक स्मॉल बॉक्स ले लिया हमने। इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है फर्ज करें वो डेल्टा वी के है। हम कह रहे हैं ये केथ बॉक्स है। केथ मीन यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स हो सकता है, सेकंड बॉक्स हो सकता है। टोटल हमने इसके n बॉक्सेस बनाए हैं। इस बॉक्स के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया से ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स x के, y के और z के हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं रीमान सम। जैसे हमने आर्म इंटीग्रल में डिफाइन किया था, डबल इंटीग्रल में डिफाइन किया था। क्या करते थे? जो हम एक स्मॉल पोर्शन लेते थे, उसमें एक पॉइंट लेकर उस पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करते थे और उसको उस इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे। सिंगल इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल में उस फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे उस स्मॉल पोर्शन के एरिया से, और ट्रिपल इंटीग्रल में हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे x के, y के, z के पॉइंट पर, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स का सम निकाल लेंगे हर बॉक्स के ऊपर जो हमने 1 से n लिया है। और बिल्कुल उसी तरह से इस सम में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, या कह लें जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है उसको टेंड्स टू 0 कर लेंगे, तो हम डिफाइन कर लेंगे ट्रिपल इंटीग्रल को। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स के, वाई के, जी के ओवर द रीजन जी। इसकी डेफिनेशन हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने रीमान सम निकाला है, इस रीमान सम में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, इसको सॉल्व कर लें, तो जो आंसर आएगा हम उसको ट्रिपल इंटीग्रल कहेंगे ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द इंटीग्रल जी। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जी। जब जनरली हम इंटीग्रल को लिखेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी ओवर द रीजन जी, और इस रीमान सम की लिमिट ले लें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो आंसर आएगा वही हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा। और अगर हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है तो फिर यकीनन ये हल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन की है हमने ट्रिपल इंटीग्रल की। ट्रिपल इंटीग्रल को हम
वैल्यूएट कैसे करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने पहले सिंगल इंटीग्रल में और डबल इंटीग्रल में देखी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन के साथ, तो आप उस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप दो फंक्शंस के सम का ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूएट करें ओवर सम रीजन जी, तो आप दोनों के ट्रिपल इंटीग्रल को अलग अलग एवेल्युएट कर सकते हैं। सम के लिए ये प्रॉपर्टी है तो फौरन जहन में आता है, माइनस के लिए होगी जी बिल्कुल, माइनस के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर दो फंक्शंस के डिफरेंस का ट्रिपल इंटीग्रल मालूम करना है आपने, तो दोनों का ट्रिपल इंटीग्रल मालूम करने के बाद उनका डिफरेंस ले लें, आंसर सेम रहेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास रीजन जी जो है आप उसको दो रीजन्स में डिवाइड कर सकें, G1 और G2 रीजन में, तो दोनों में अलहदा इंटीग्रल वैल्यूएट करके उसे सम कर लें तो इंटीग्रल ओवर द रीजन G आ जाएगा। अगर आपने fxyz dv ओवर द रीजन G कैलकुलेट करना है तो इसी इंटीग्रल को वैल्यूएट करें ओवर रीजन G1 और ऐड कर लें इसी इंटीग्रल को वैल्यूएट करके ओवर रीजन G2। ये प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिपल इंटीग्रल की। ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूएट कैसे करते हैं, तो हम सीखने लगे हैं कि अगर हमने वैल्यूएट करना हो ट्रिपल इंटीग्रल को ओवर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, आपका जो रीजन जी है वो कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, तो ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे वैल्यूएट करेंगे, इसके लिए हमारी हेल्प करता है फ्रोबेनियस का थ्योरम, जैसे कि हमने डबल इंटीग्रल में सीखा था। अगर हमारे पास जो रीजन है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स की वैल्यूज़ फर्ज करें मिनिमम एक्स की वैल्यू ए है और मैक्सिमम एक्स की वैल्यू हमारे पास बी है। एक्स की वैल्यू मिनिमम ए और मैक्सिमम बी। इसी पॉइंट पर y की मिनिमम वैल्यू है, फर्ज करें वो c, और ये y की मैक्सिमम वैल्यू d है। और z की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर से l है और ये मैक्सिमम हाइट z की मैक्सिमम वैल्यू l है। अगर आपके पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो डिफाइन हो रहा हो तीन इनक्वालिटीज से, x की वैल्यू a से लेकर b तक, x की वैल्यू a से b तक, y की वैल्यूज c से d तक और z की वैल्यूज k से l तक। z की मिनिमम वैल्यू हमारे पास फर्ज करें यहाँ पर k है और मैक्सिमम वैल्यू l है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए हमने ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट करना हो, हमारे पास जो रीजन G है वो ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, तो कैसे एवेल्युएट किया करते हैं, जैसे डबल इंटीग्रल में हमने देखा था उसी तरह से बिल्कुल एवेल्युएट करते हैं। एक और बात याद रहे कि जिस फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रल मालूम करने लगे हैं उसे जी पर कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर कैसे मालूम करेंगे, वो फ़िलहाल हम नहीं सीख रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे फंक्शंस के ट्रिपल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं जो हमारी डोमेन के लिए, हमारे रीजन जी के लिए कंटिन्यूस हैं। ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई जी डी वी को हम एवेल्युएट कर रहे हैं ओवर द रीजन जी। dv को हम dz, dy और dx की तरतीब में लिख रहे हैं। सबसे पहले dz के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं, तो z की लिमिट्स लेंगे। z की लिमिट्स हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो लोअर लिमिट होगी और जो मैक्सिमम z की वैल्यू है वो अपर लिमिट होगी। उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y की जो मिनिमम वैल्यू c है वो लोअर लिमिट होगी और d जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो अपर लिमिट होगी। और थर्ड में हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट से। जब हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू इसकी लोअर लिमिट होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू इसकी अपर लिमिट होगी। अगर हमने dv को क्या लिखा है, स्मॉल बॉक्स के वॉल्यूम को dz, dy और dx। बेसिकली अगर ये स्मॉल बॉक्स है हमारे पास, इसकी लेंथ
विड्थ और हाइट जो हैं उन्हें हमने dx, dy और dz लिखा है, और वॉल्यूम क्यूबिक बॉक्स का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है, तो dv, dz, dy और dx हमने लिख के इसको वैल्यूएट किया है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए इसी में dz, dy और dx जो इंटीग्रल हैं हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसका ऑर्डर dy, dx और dz कर लेते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर dz कर लेते हैं तो सबसे पहले y की लिमिट्स c से d, फिर x की लिमिट्स a से b, और लास्ट में जो है हम यहाँ पर लेंगे z की लिमिट्स k से l। हमारे पास इस वॉल्यूम के अंदर जो है 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, dx, dy और dz। इनका ऑर्डर आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप इनको dy, dx और dz के ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसी रिस्पेक्ट से आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, उसी रिस्पेक्ट से आप इसकी लिमिट्स ले लेंगे। ये जो 3 नंबर्स हैं जिनको हम आगे पीछे इस वक्त कर सकते हैं, वो 3 नंबर्स की डिफरेंट कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं जी सोचें। टोटल 8 परमुटेशंस बन सकती हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास रीजन G जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो तो आप इस ट्रिपल इंटीग्रल f(x, y, z) dv ओवर द रीजन G को 8 डिफरेंट वेज में एवेल्युएट कर सकते हैं, जिनमें से 2 वेज मैंने आपके सामने लिख दी हैं, बाकी 8 वेज जो हैं उन्हें आप खुद लिख लेंगे। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और हमारे पास एग्जांपल है इस वक्त एवेल्युएट करना है हमने ट्रिपल इंटीग्रल। इस फंक्शन को एवेल्युएट करना है वो 12x(y²) z³ है। जिस रीजन के लिए एवेल्युएट करना है उसमें x की वैल्यूज -1 से 2 तक, y की वैल्यू 0 से 3 तक, z की वैल्यू 0 से 2 तक। x, y, z की चूंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इससे कंफर्म है कि जो हमारे पास रीजन G है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। उसने खुद भी बता दिया है, और x, y और z की वैल्यूज भी इस बात को कंफर्म कर रही हैं। जब भी x, y और z की वैल्यूज में से कम से कम किसी एक में भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा लिमिट्स में, तो फिर हमारे पास जो रीजन होगा वो रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं होगा। और फिर हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले ज़रा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इंटीग्रेट करना है, किस ऑर्डर में करें ये हमारी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा है पहले x के रिस्पेक्ट से, फिर y के रिस्पेक्ट से, और लास्ट में z के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट्स हमारे पास -1 से 2 तक हैं। जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट्स हमारे पास 0 से 3 तक हैं। जब हम z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो z की लिमिट्स 0 से 2 तक हैं। सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हुए 12y² z³ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, और 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट से x आ जाएगा, और x की लिमिट्स -1 से 2। अभी y और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन y और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पर हम x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम x की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले अपर लिमिट 2, फिर माइनस फार्मूले का, और लोअर लिमिट -1। अभी हमने y और z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और z³ होगा। और y² की हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। y² की इंटीग्रेशन y³/3 आ जाएगी, और y की लिमिट 0 से 3 हो जाएंगी। और y की लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, फिर z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। y की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 27, और ये डिनोमिनेटर वाला 3 जो है हमने उसको काट दिया है। 3 1 ज़ा 3 और 12 3 ज़ा 36। ये 3 हमने कैंसिल कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। z³ एज इट इज। y³ की लिमिट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। y में अपर लिमिट 3 पुट की तो 3 का क्यूब 27 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट की तो 0 आ गया। अब 12 × 27 एज इट इज आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन जो है, z³ की इंटीग्रेशन z4/4 हो जाएगी, और z की लिमिट 0 से 2। 12 × 27 तो एज इट इज आएगा हमारे पास।
इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 की पावर 4 16 ओवर 4, 0 पुट करेंगे तो 0, और जब इसको सारे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 648 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एवेल्यूएट कर लिया है एक ट्रिपल इंटीग्रल, जिसके लिए हमारे पास फंक्शन जो था, जो इंटीग्रेंट था, वो 12xy² z³ था, और जो रीजन था वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसमें x की लिमिट्स -1 से 2, y की 0 से 3 और z की 0 से 2 थी। हमने इसको एवेल्यूएट किया है dx, dy और dz के ऑर्डर में, यानी पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है, बाद में y के रिस्पेक्ट से और फिर z के रिस्पेक्ट से। मैंने आपको बताया कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं इसको एवेल्यूएट करने के, वो 8 हैं। 8 में से आप किसी भी वे से एवेल्यूएट करें, आंसर हमेशा 648 ही आएगा। ये 8 डिफरेंट वेज आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास जो बॉक्स है, जो रीजन जी है, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो। अगर रीजन जी रेक्टेंगुलर बॉक्स ना हो तो फिर कैसे एवेल्यूएट करते हैं वो सीखते हैं। तो सीखते हैं हम इस वक्त ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना ओवर मोर जनरल रीजन्स। मोर जनरल रीजन्स का मतलब ये है कि जो रीजन है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स ना हो। सबसे पहले हम कुछ इस तरह के रीजन की बात कर रहे हैं। ये ब्लू कलर में हमारे पास रीजन जी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं है। हमारे पास जो इस वक्त रीजन है, इसमें कुछ खास खूबियां हैं। हम कहेंगे कि ये एक सिंपल XY सॉलिड है। इसकी अपर साइड पे एक सरफेस इसको बाउंड कर रही है, इसको लोअर साइड पे एक सरफेस बाउंड कर रही है। अपर साइड पे जो सरफेस इसको बाउंड कर रही है, उस सरफेस की इक्वेशन z = g2xy है, और लोअर साइड पे जो सरफेस इस रीजन को बाउंड कर रही है, उसकी इक्वेशन z = g1xy है। और इस रीजन का हमने XY प्लेन पे प्रोजेक्शन ड्रा किया है, वो प्रोजेक्शन R है। R प्रोजेक्शन है G का ऑन XY प्लेन। अगर हमारा रीजन इस तरह का हो कि उसको एक सरफेस अपर साइड पे बाउंड करे, एक सरफेस लोअर साइड पे बाउंड करे, और हम उसका प्रोजेक्शन XY प्लेन में R ले सकते हो, तो ऐसी सूरत में हम इस ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे? हम इस ट्रिपल इंटीग्रल f(x, y, z) dv g को लिखेंगे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट से। जो सरफेस लोअर साइड पे बाउंड कर रही है, उसका जो z है वो हमारे पास इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ जाएगी। z के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेशन करेंगे। जो सरफेस लोअर साइड से बाउंड कर रही है, उसकी इक्वेशन अगर हमने z = g1xy लिखी है तो वो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, और जो अपर लिमिट है वो अपर सरफेस जो बाउंड कर रही है, उसकी इक्वेशन z = g2xy है, तो वो उसकी अपर लिमिट आ जाएगी। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द रीजन R, डबल इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते रहे हैं। जिस फंक्शन को हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, याद रहे कि हमारे पास ये फंक्शन f(x, y, z) जो है, इसको क्या होना चाहिए? इसको कंटिन्यूस होना चाहिए। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर f(x, y, z) हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है g के लिए, और मेरे पास जो g है वो सिंपल XY सॉलिड है। सिंपल XY सॉलिड कहने का मतलब है कि इसको एक सरफेस अपर साइड से बाउंड कर रही है, एक सरफेस लोअर साइड से बाउंड कर रही है, और हम इसका प्रोजेक्शन इन XY प्लेन ले सकते हैं। तो ऐसे इस ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे। अब हम देखने लगे हैं कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे मालूम करेंगे अगर हमारे पास सिंपल XY सॉलिड हो। XY सॉलिड कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल का मतलब ये है कि बेसिकली इस पूरे सॉलिड को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। हम जितनी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन इस वक्त कर रहे हैं उनमें हमारे पास जो रीजन जी हैं वो सिंपल सॉलिड्स हैं। सिंपल सॉलिड का मतलब ये है कि उनको रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो इन्फिनिट नहीं हो रहे हैं। और XY सिंपल सॉलिड का मतलब है कि अपर साइड पे एक सरफेस उसको बाउंड कर रही है, एक सरफेस लोअर साइड पे बाउंड कर रही है, और हम उसका XY प्लेन में प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ऐसी सूरत में इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे लेंगे? अगर आपने रीजन को स्केच कर लिया है,
इंटीग्रेशन की लिमिट्स, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन पहले हम z के रिस्पेक्ट से करेंगे, बाद में उसका जो प्रोजेक्शन हमने xy प्लेन में लिया है उस प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट से डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप काम ये करेंगे कि एक इक्वेशन मालूम करेंगे z इज इक्वल टू g1xy की फॉर्म में, जो लोअर सरफेस ऑफ g है। इस रीजन g को लोअर साइड पे जो सरफेस बाउंड कर रही है उसकी इक्वेशन ढूंढेंगे z इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ xy की फॉर्म में। वो जो इक्वेशन मिलेगी आपको z इज इक्वल टू g1xy की फॉर्म में, तो g1xy जो है लोअर लिमिट हो जाएगी। फिर आप ढूंढेंगे वो सरफेस जो इस रीजन को बाउंड कर रही है अपर साइड पे, उसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू g2xy की फॉर्म में। ये जो z इज इक्वल टू g2xy की फॉर्म में इक्वेशन आई है, इसमें g2xy हमारे पास इस ट्रिपल इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी। इसको एवेल्युएट कर लेंगे z के रिस्पेक्ट से। उसके बाद इसका प्रोजेक्शन स्केच करेंगे रीजन xy प्लेन में। फर्ज करें उस प्रोजेक्शन को हमने R कह लिया है, और फाइनली इस प्रोजेक्शन को स्केच कर लेंगे आप XY प्लेन में, और XY प्लेन में जैसे लिमिट्स मालूम करते हैं उस तरह से डबल इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करके इस इंटीग्रल को एवेल्युएट कर लेंगे। तो हमने फिलहाल जनरल रीजन्स के ऊपर इंटीग्रेशन करना सीखी है, और उसके लिए ऐसे सॉलिड की बात की है जो सिंपल XY सॉलिड है। इस तरह से सिंपल YZ, सिंपल XZ सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले ज़रा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की। सिंपल XY सॉलिड G के ऊपर हम किसी फंक्शन f(x,y,z) को, जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, G वेज है। जो फिगर बन रही है, जो सरफेस बन रही है, वो एक वेज है फर्स्ट ऑक्टेंट में। वो वेज कहाँ बन रहा है? फर्स्ट ऑक्टेंट में। जब हम R³ की बात करते हैं तो टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट वो होता है जिसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव होता है। ये वेज बनी कैसे है? कट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल सॉलिड y² + z² लेसर इक्वल टू 1। एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, y² + z² लेसर इक्वल टू 1। इस सिलेंड्रिकल सॉलिड को कट किया है एक प्लेन y इज इक्वल टू x ने और एक प्लेन x इज इक्वल टू 0 ने, और हमने ट्रिपल इंटीग्रल z dv को एवेल्युएट करना है ओवर द रीजन R। y² + z² लेसर इक्वल टू 1 ये सॉलिड है, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है। पहले भी इस तरह की चीज़ हमने डिस्कस की है। दो वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी है, अगर मैं यहाँ इक्वल ले लूँ तो सर्कल बन रहा है, लेसर इक्वल ले लूँ तो अगर सिर्फ प्लेन की बात करें तो सर्कल बन रहा है, अगर R³ की बात करें तो फिर ये सिलेंडर बन रहा है। और सिलेंड्रिकल सॉलिड, सॉलिड का मतलब बेसिकली ये है कि सिर्फ बाउंड्री नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर के इनसाइड फील्ड सिलेंडर है। सॉलिड का मतलब ये है कि फील्ड सिलेंडर है। अगर यहाँ इक्वेशन होती तो फिर सिलेंडर होता जिसकी सिर्फ बाउंड्री होती, दरमियान में से एम्प्टी होता, लेकिन लेसर इक्वल टू की फॉर्म में ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, यानी सिलेंडर बन रहा है और फील्ड सिलेंडर बन रहा है। किस तरह की शेप है? सबसे पहले हमने इसको स्केच करना है। देखना ये है क्या ये XY सिंपल सॉलिड है। ये ब्लू कलर का जो है ये मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर है। इस सिलेंडर को ये वाला y इज इक्वल टू x वाला प्लेन है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू x वाला प्लेन है। ये ब्लू कलर का y² + z² लेसर इक्वल टू 1 में सिलेंड्रिकल सॉलिड है। ये इस साइड के ऊपर हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 0 यानी yz प्लेन है। x इज इक्वल टू 0 yz प्लेन है। इस सिलेंड्रिकल सॉलिड को इधर से y इज इक्वल टू x वाला प्लेन और इधर से x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन जब कट करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास वेज बनता है। ये नीचे तक जा रहा है। इस तरह का वेज नीचे तक जाएगा, लेकिन हमने नीचे तक नहीं जाना, फर्स्ट ऑक्टेंट में रहना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये जो आपके पास सामने वाला पोर्शन है यही हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट है। तो ये इस तरह का वेज हमारे पास
ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट में बन रहा है इसके लिए हमने इंटीग्रेशन करनी है। इसको मैं एक दफ़ा फिर स्केच कर लेता हूँ। ये सिंपली वेज बना लिया है हमने, ये सिंपली हमने वेज बना लिया है। ये y इज इक्वल टू एक्स वाला प्लेन है इस साइड पे, यहाँ पे बैक साइड पे x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। ये हमारे पास सिलेंडर था और ये हमारे पास वेज बन गया है। इस सॉलिड के लिए हमने इंटीग्रेशन करनी है। इस सॉलिड के लिए अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है और हम देखना ये चाहते हैं कि क्या ये एक्स वाई सॉलिड है, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन अगर z के रिस्पेक्ट से करनी है तो हमें सबसे पहले लोअर साइड पे देखना है कि कौन सी सरफेस इसको बाउंड कर रही है। ये लोअर साइड पे अगर आप देखें तो लोअर साइड पे ये वाली सरफेस जो है ये इसको बाउंड कर रही है। बेसिकली लोअर साइड पे एक्स वाई प्लेन इसको बाउंड कर रहा है और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है भला? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 होती है। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन पहले z के रिस्पेक्ट से करने लगे हैं तो लोअर साइड पे इसको z इज इक्वल टू 0 वाली सरफेस बाउंड कर रही है, वो इसकी लोअर लिमिट आ गई। अपर साइड पे इसको कौन सी सरफेस बाउंड कर रही है? अपर साइड पे इसको ये वाला सिलेंडर जो है बाउंड कर रहा है। इस सिलेंडर की इक्वेशन हमने देखी है, सिलेंड्रिकल सॉलिड की इक्वेशन तो हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर लेसर इक्वल टू 1, और अगर हम वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 1 ले लें तो वही सॉलिड की बाउंड्री है। ये वाली बाउंड्री जो है इस सरफेस को ऊपर की साइड पे बाउंड कर रही है और बाउंड्री हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। अगर इधर को भी जाएंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिर्फ इस पोर्शन में रहना है और हमें इसकी इक्वेशन किस शेप में चाहिए? हमें इसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू सम फंक्शन चाहिए। तो यहाँ से z की वैल्यू बनाने के लिए वाई स्क्वेयर को राइट साइड पर ले जाएं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट z की वैल्यू आ गई। वैसे तो स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर z की वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, यही इसकी अपर लिमिट आ गई है। z के रिस्पेक्ट से हमने इसकी लोअर और अपर लिमिट मालूम कर ली है। लोअर साइड पे इसको सरफेस बाउंड कर रही है एक्स वाई प्लेन जिसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 है। अपर साइड पे इसको सिलेंड्रिकल सॉलिड की जो बाउंड्री है वो बाउंड कर रही है और सिलेंड्रिकल सॉलिड की जो बाउंड्री है उसकी इक्वेशन वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है और हमने उसमें से z मालूम किया और z की इक्वेशन आई हमारे पास z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, यही अपर लिमिट आ गई है। तो पहले हम इसकी z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, ये जो नीचे एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, और फिर हम इसकी डबल इंटीग्रेशन करेंगे। पहले z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने लगे हैं, z का इंटीग्रल z स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा और z की लिमिट्स 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, डबल इंटीग्रल भी हमने एवेल्युएट करना है। z की जगह हमने 1 माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट लिखा और उसका स्क्वायर लिया तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, नीचे वाला 2 एज इट इज माइनस फार्मूले का, फिर z की जगह 0 पुट किया तो 0 आ गया। तो अब हमने डबल इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2 dA की। उसके लिए हम इस रीजन को, ये जो प्रोजेक्शन है हमारे पास, इसको एक्स वाई प्लेन में स्केच करते हैं। ये प्रोजेक्शन हमने एक्स वाई प्लेन में स्केच किया है। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है और ये मेरे पास रीजन R है। ये एक ट्रायंगुलर रीजन है, मुझे इसके लिए इंटीग्रेशन करनी है और मैं डिसाइड ये कर रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन करने लगा हूँ x और y के आर्डर में, पहले x के रिस्पेक्ट से बाद में y के रिस्पेक्ट से। और x के रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रेशन करनी है तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच की है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट मोस्ट साइड पे इस रीजन को यहाँ पर कट कर रही है, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास 0 है। राइट साइड पे यहाँ पर मोस्ट राइट साइड पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इस बाउंड्री की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, या कह लें x इज इक्वल टू y है। ये इसकी x की लिमिट्स आ गई, x की लोअर लिमिट 0, x की अपर लिमिट y। बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए इसको लोअर साइड पे मूव करवाएंगे, तो लोअर साइड पे यहाँ पर आखिरी दफ़ा
इंटरसेक्ट करेगी जिसमें y 0 है। अपर लिमिट के लिए इसी लाइन को अप साइड पे मूव करवाएंगे, आखिरी दफ़ा यहाँ पर कट करेगी, जिसके लिए y की वैल्यू आप आसानी से देख सकते हैं कि 1 है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 1। क्यों है 1? क्योंकि y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस को कट करेगा तो z की वैल्यू इसमें 0 लिखें, z की वैल्यू 0 लिखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। यहाँ पर y 1 और इसी सिलेंडर की इस साइड पे y इज इक्वल टू -1 आता है यहाँ कहीं, लेकिन फिलहाल हमने उस पोर्शन को नहीं लिया है, हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 1 इसकी अपर लिमिट आ गई। तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर डी वाई। एक्स के रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक्स की लिमिट्स हमने देखा है 0 से एक्स की वैल्यू y तक, और बाद में y के रिस्पेक्ट से, और y की लोअर लिमिट 0 और y की अपर लिमिट 1। हमने लिमिट्स देख ली हैं, अब तो हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, x के रिस्पेक्ट से 1 का इंटीग्रल x हो गया और इसकी लिमिट 0 से y, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है, और 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 में से 1/2 को हमने बाहर लिख लिया है। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बाहर वाला 1/2 एज इट इज, 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, x की जगह पर लिमिट y पुट की, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट की, y माइनस 0। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, बाहर वाला 1/2 एज इट इज रहेगा, y से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब आ जाएगा। बाहर 1/2 एज इट इज रहेगा, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, y क्यूब की इंटीग्रेशन y4 ओवर 4 हो जाएगी। 1/2 एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आंसर आ जाएगा। ये हमने एवेल्यूएट किया है ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास जो सॉलिड बना था वो इस तरह का था कि लोअर साइड पे उसके एक सरफेस मौजूद थी, अपर साइड पे उसके एक सरफेस मौजूद थी। तो हमने एक्स वाई सॉलिड के तौर पे इसको ट्रीट किया है। पहले हमने z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है, लोअर सरफेस की जो इक्वेशन थी उसमें जो z की वैल्यू आ रही थी वो लोअर लिमिट हो गई, अपर साइड पे जो सरफेस इसको बाउंड कर रही थी उसमें जो z की वैल्यू थी वो z की अपर लिमिट हो गई। उसके बाद हमने इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया है एक्स वाई प्लेन में, और उस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने इसकी डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ली है। फाइनल आंसर हमारे पास 1/8 आ गया है। ये हमने ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्यूएट किया है, जिसमें हमारे पास जो सॉलिड था वो एक्स वाई सॉलिड था। तो फाइनली हम बात करने लगे हैं, अगर हमारे पास जो सॉलिड रीजन है वो जनरल रीजन हो और एक्स वाई सिंपल सॉलिड की बजाय एक्स जी सिंपल सॉलिड या वाई जी सिंपल सॉलिड हो। सबसे पहले हम इस वक्त बात करने लगे हैं एक्स जी सिंपल सॉलिड की। एक्स जी सिंपल सॉलिड किस तरह के सॉलिड को कहेंगे? अगर फर्ज करें हमारे पास रीजन जी जो है वो इस तरह का है कि एक सरफेस उसको वाई के लॉन्ग लेफ्ट साइड पर बाउंड कर रही है और एक सरफेस y के लॉन्ग राइट साइड पर उसको बाउंड कर रही है, और हम उसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं xz प्लेन में। अगर हमारे पास इस तरह का सिंपल सॉलिड हो कि उसको एक सरफेस राइट साइड पे बाउंड करे, से y इज इक्वल टू d2 xz, एक सरफेस लेफ्ट साइड पे बाउंड करे, से y इज इक्वल टू g1 xz, और r इसका प्रोजेक्शन इन xz प्लेन हो, तो ऐसी सूरत में हम ट्रिपल इंटीग्रल को जब एवेल्यूएट करने लगेंगे fxyz dv ओवर द रीजन g, पहले हम इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करेंगे। y के रिस्पेक्ट से जो लेफ्ट साइड पे सरफेस इसको बाउंड कर रही है उसकी जो y इज इक्वल टू g1 xz की शेप में इक्वेशन बनी है, g1 xz लोअर लिमिट आ जाएगी y की,
और इसको राइट साइड पे जो सरफेस बाउंड कर रही है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू g2xz शेप की है, g2xz इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। इसके बाद इसका प्रोजेक्शन r जो है xz प्लेन में स्केच करेंगे और फिर जैसे हम xy प्लेन में उसकी लिमिट्स लिया करते थे उसी तरह से डबल इंटीग्रल की लिमिट्स xz प्लेन में लेते हुए हम उस डबल इंटीग्रल को एवेल्युएट करेंगे। एक और बात याद रहे कि ये ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fxyz हम एवेल्युएट कर रहे हैं अगर हमारे पास जो फंक्शन है fxyz वो कंटिन्यूस ऑन g हो। ये हमने बात की है xz सॉलिड की। इसी तरह से लास्ट में हम बात करने लगे हैं yz सॉलिड की। yz सिंपल सॉलिड। yz सिंपल सॉलिड का मतलब ये है कि जो रीजन g है इसको x एक्सिस के लॉन्ग बैक साइड पर एक सरफेस इसको बाउंड कर रही है और एक सरफेस इसको फ्रंट साइड पर बाउंड कर रही है। जो फ्रंट साइड पर इसको सरफेस बाउंड कर रही है फर्ज करें उसकी इक्वेशन x2 इज इक्वल टू d2yz है और जो सरफेस इसको बैक साइड पर बाउंड कर रही है वो x इज इक्वल टू g1yz है और हमने इस सरफेस का प्रोजेक्शन इन yz प्लेन स्केच किया है और वो प्रोजेक्शन फर्ज करें r है। तो ऐसी सूरत में हम पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम ट्रिपल इंटीग्रल fxyz dv को ओवर द रीजन g इवेल्युएट करेंगे तो पहले x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे और x के रिस्पेक्ट से जो बैक साइड पर सरफेस आई है उसकी इक्वेशन अगर x इज इक्वल टू g1yz है तो वो g1yz इसकी लोअर लिमिट होगी और फ्रंट साइड पर जो सरफेस इसको बाउंड कर रही है उसकी इक्वेशन अगर x इज इक्वल टू g2yz आई है तो g2yz इसकी अपर लिमिट होगी। उसके बाद इसका जो प्रोजेक्शन yz प्लेन में स्केच करेंगे उसकी इंटीग्रेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे डबल इंटीग्रल इन xy प्लेन किया करते थे, बस इस दफ़ा वेरिएबल्स जो हैं वो y और z होंगे। पहले आप y के रिस्पेक्ट से बाद में z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें या पहले z और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करें। एक और बात याद रहे कि ये सारी ट्रिपल इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस के लिए जो हमारे पास डोमेन g के लिए कंटिन्यूस हैं। आज के लेक्चर में हमने ट्रिपल इंटीग्रल को डिफाइन किया है। ट्रिपल इंटीग्रल रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर हो जी उसके लिए एवेल्युएट किया है और अगर जी जो है वो एक्स वाई वाई जी या एक्स जी सिंपल सॉलिड हो तो कैसे एवेल्युएट करते हैं वो हमने सीखा है और एक एग्जांपल भी की है जिसमें एक्स वाई सिंपल सॉलिड के लिए हमने इंटीग्रेशन की है। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसके कुछ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।